इसको लोग ऐसी दृष्टि से देखते थे कि नाचने गाने का काम कर रहे हैं, नौटंकी का काम कर रहे हैं। तो इस ऐसी दृष्टि से देखते थे मेरे पापा को, क्या डॉक्टर साहब मतलब क्या काम करा है। तलाक क्यों मेरा पहला सीरियल था और तलाक क्यों पे आकर मेरा सफर खत्म हो गया। इमोशनल हो रही है जीवन का, देखो एक गंभीर पड़ाव उसको। जी 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 बताइए। मेरा पहला सीरियल तलाक क्यों, जासूस विजय अंतरमन, खाटू श्याम जी, बहुत सारे मैंने सीरियल्स किए हैं। तो हम सोचते हैं अरे भाई हम तो किसी के साथ भी, हमें तो ईश्वर ने एक ऐसी चीज दे रखी है, औरत को सामने वालों को अट्रैक्ट करो और उसको अपनी तरफ खींचो और हम काम निकाल लेंगे। लेकिन मैं सभी लड़कियों के लिए, लेडीज के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर वो ये सोच लेकर मुंबई जाएंगी तो ये माँ सरस्वती के साथ वो धोखा करेंगी। नमस्कार दोस्तों, जिन लोगों ने सहारनपुर जैसे छोटे शहर का नाम मुंबई माया नगरी में चमकाने का कार्य किया है, उन लोगों में या यूँ कहा जाए कि उन लोगों की प्रथम पंक्ति में उर्मिला सनवर का नाम भी लिया जा सकता है। न केवल लिया जा सकता है बल्कि उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। उर्मिला सनवर जी जी न्यूज़ के साथ है, बातचीत करेंगे, जानेंगे उनके संघर्ष भरी कहानी और उनकी सफलता उनको किस प्रकार से मिले, आज वो किस पायदान में अपने आप को पाती हैं। जी उर्मिला सनवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। सहारनपुर से निकल के मुंबई जैसी माया नगरी में आपने मेहनत की है, मुकाम हासिल किया है। इस संघर्ष भरी यात्रा को कैसे आपने तय किया है, बताइए। मंजिल पे आप खड़े हैं, सफलता की मंजिल पे आप खड़े हैं, कैसे तय किया है? देखिए एक दिन में तो तय नहीं हुआ ये। मेरी लगभग 25 साल से मैं इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ और जिस समय मैंने काम करना शुरू किया था उस समय ना तो मोबाइल होते थे और ना यूट्यूब, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होता था, प्रिंट कुछ नहीं था। प्रिंट होता था और इस तरह की कोई चीज़ें नहीं थी जितने की आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हमारे पास क्या था, हम थिएटर करते थे और थिएटर जो मैंने शुरुआत करी है, मैंने इप्टा से शुरुआत करी है, सहारनपुर इप्टा से मैंने शुरुआत करी है। और उसके बाद लगातार जितने भी रंगमंच की यहाँ पर जितने भी सब थे, सबके साथ मैंने काम किया है। संस्थाएं थी, सबके साथ मैंने जुड़ के काम किया है। एक जुनून सा हो गया था मुझे। एक्टिंग तो खैर मैं, वो कहते हैं ना, नर्सरी केजी से ही करना शुरू कर दी थी। वो कहते हैं ना, वो कीड़ा तो मेरे माँ के पेट से ही जन्म ले चुका था। तो लेकिन हमारे घर में कोई भी एक्टर नहीं था। मेरे पापा डॉक्टर और मेरी बहनें टीचर, सुपरवाइजर्स और ये सब डॉक्टर, मतलब सब अलग अलग प्रोफेशंस में। फुल फैमिली हमारी एजुकेटेड फैमिली है और नो डाउट मैं भी खूब अच्छी, मेरी एजुकेशन मेरी अच्छी है। और अगर मैं एक्टिंग की बात कहूँ, जिस प्रोफेशन में मैं गई हूँ, इसमें तो खैर दूर दूर तक कोई नहीं था। और अगर हम संघर्ष की बात करें तो मेरे पास एक साइकिल हुआ करती थी, ब्लू रंग की साइकिल, जो मेरे साथ के जो सभी बड़े बड़े अभिनेता बन चुके हैं, वो जब भी हम सब इकट्ठे मिलते हैं तो वो सब मजाक उड़ाते हैं कि ये साइकिल तो उर्मिला की अब म्यूजियम में रखी जाएगी, कि पता नहीं कितनी मीटर और कितने किलोमीटर ये साइकिल चल चुकी होगी। तो वहां से हमारा संघर्ष शुरू हुआ। हम सुबह जाते थे जैन डिग्री कॉलेज, उससे पहले ट्यूशन जाते, फिर जैन डिग्री कॉलेज, फिर हम रिहर्सल्स, ये सारी चीजें, मेरा संघर्ष मेरा चला है। तो ऐसे नहीं है कि अड़चने नहीं आई। उस समय क्या होता था कि जो जमाना था कि अगर हम 6 बज गए, शाम के अंधेर हो गई, तो माँ बाप बड़े चिंतित हो जाते थे, बड़ा छेड़खानी, ये सब चीजें। और मेरे पापा को बहुत तरह की बातें सुनने को मिली, क्योंकि आजकल तो लोग अपने बच्चों को बड़े बड़े अकेडमी में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, विदेश में, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, या एनएसडी में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, या श्रीराम सेंटर्स, बहुत सारी इस तरह की संस्थान खुल चुके हैं। मंडी हिमाचल संस्कृति शोध संस्थान, जहाँ से मैंने डिप्लोमा किया। लेकिन उस समय क्या था कि ये जो एक्टिंग का जो प्रोफेशन था, थिएटर था, रंगमंच था, इसको लोग ऐसी दृष्टि से देखते थे कि नाचने गाने का काम कर रहे हैं, नौटंकी का काम कर रहे हैं। तो इस ऐसी दृष्टि से देखते थे मेरे पापा को, क्या डॉक्टर साहब मतलब क्या काम करा रहे हैं। अगर मैं अपने जीवन का आज एक, मैंने किसी इंटरव्यू पे नहीं बोला, मैं आपको बताऊं कि एक पीसीएस ऑफिसर था, मेरा उससे रिश्ता हो रहा था। तो लेकिन उसने, मैं एक कार्यक्रम में परफॉर्म कर रही थी और उसके पापा सामने पीसीएस ऑफिसर थे, तो उसके पापा ने देखा कि
सामने परफॉर्म करे तो उन्होंने कहा कि बेटा IAS PCS बनो और जो भी हमसे जैसे भी होगा, क्योंकि रिश्ते की दृष्टि से हम वो करेंगे, लेकिन ये नौटंकी शैली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लेकिन मेरा शुरू से ही एक ही उद्देश्य रहा है, मेरी एक ही चीज़ रही कि जो मैंने ठान लिया वो मैंने करा है। मैंने उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। तो उस समय छोटी उम्र थी मेरी, तो मैंने बोल दिया कि जिस दिन मैं एक एक्टर बनूंगी, बड़ी एक्टर बनूंगी, मेरा सपना पूरा होगा, तो पता नहीं कितने IAS PCS मेरी लाइन लगा के खड़े होंगे। और ये चीज़ें होती हैं कि जब मैं कहीं जाती हूँ तो चाहे वो IAS PCS हो या बड़े बड़े मंत्री हो या नेता हो, या सब लोग एक कतार में होते हैं मिलने के लिए। एक क्रेज होता है कि एक एक्ट्रेस आ रही है, एक एक्ट्रेस, क्योंकि हम लोगों को स्क्रीन पे देखते हैं कि स्क्रीन पे जो एक्ट्रेस दिखाई देती है, तो जब हम उनसे रूबरू होंगे, फेस टू फेस होंगे, तो वो कैसी दिखाई देगी। जो पहले पर्दे की आप बात कर रहे हैं, हमेशा अट्रैक्ट करने का कार्य किया है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या आपने किसी ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग लेने का कार्य किया है? अपने डिप्लोमा का कभी जिक्र किया है, या उससे पहले, या आप श्रेय किस गुरु को देना चाहेंगे इस मुकाम के लिए? देखिए, अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं तो ट्रेनिंग मैंने हिमाचल संस्कृति शोध संस्थान मंडी में है, हिमाचल में है, तो वहां से मैंने ये डिप्लोमा किया है। उससे पहले मैं आपको क्या बताऊं कि श्रीराम NSD से मैंने ट्राई किया, मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, लेकिन मेरा किसी कारणवश नहीं हो पाया और मेरा नाम वेटिंग में आ गया और मैं नहीं सिलेक्शन हो पाया। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँ, अरे क्योंकि मेरे पापा ने कह दिया बेकार का काम लेके बैठी है, फलाना ढिमकाना। क्योंकि एक तरफ मेरा NSD था और एक तरफ मैंने बीएड का एग्जाम दिया था और मैं बीएड में पास हो चुकी थी। अब पास हो चुकी तो भैया बीएड मुझे करनी थी, बीएड मुझे करनी थी। अब मैंने सोचा अगर मैंने बीएड कर लिया तो मैं तो टीचर बन जाऊंगी, और जो मेरा एक एक्टर बनने का सपना है वो सपना तो मेरा अधूरा ही रह जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि हम सपनों के लिए जीते हैं, हम सपने देखते हैं, और सपने जब हम देखते हैं तो सपने पूरे भी होते हैं एक ना एक दिन। तो मैंने कहा अरे मैं तो अगर बीएड कर लूंगी तो मैं तो प्रॉपर टीचर बन जाऊंगी, वो सरकारी टीचर, सरकारी वो सब चीजें। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। फिर मैं उसी दौरान मैं मंडी हिमाचल चली गई, चीजें बदल गई। घर की चीजें भी सुनने को मिली कि भाई मतलब पढ़ाई लिखाई, क्योंकि और बहन भाई सारे एजुकेटेड थे, दूसरे तरीके से वो एकेडमिक की तरफ जा रहे थे, कोई टीचर कोई कुछ, और मैं इस तरह की लाइन में जा रही थी जिसका कोई अता पता नहीं होता। अगर मैं कहूँ आज के शब्दों में, एक एक्टर एक मजदूर होता है, मजदूरी लगी तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको पता है बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। अगर हमारे नाम का परचम चल रहा है तो चल रहा है, अगर नहीं चला तो हमारे खाने तक के बहुत सारे लोगों को लाले भी पड़ जाते हैं। बहुत सारे लॉकडाउन में ऐसे भी लोगों को सामना करना पड़ा, सब्जी बेचनी पड़ी, तरह तरह के काम करने पड़े, अलग अलग तरह के। आपने देखे होंगे लॉकडाउन में बहुत सारे वीडियोस आए हैं, बीमारी तक के, उनके पास पैसे नहीं थे। तो संघर्ष ऐसा नहीं है, ये आसान नहीं है। अगर हम मुंबई में कहते हैं ना कि मुंबई में रहना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संघर्ष है, और जो मुंबई में टिका हुआ है यही अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। हाँ, क्योंकि एक कोई भी आदमी कह लो आप, एक आम आदमी का भी एक मुंबई सपना होता है, और मुझे तो इस बात की खुशी है कि मुंबई में मेरा अपना घर है और वेल एस्टेब्लिश मेरा घर है। मुंबई में मैं रहती हूँ, मेरा सब कुछ अच्छे से घर है। कभी मैं सहारनपुर रहती हूँ, कभी मैं मुंबई में रहती हूँ। तो ऐसा नहीं है, आसान तो नहीं रहा, सफर चलता रहा है, लेकिन करती रही हूँ मैं, कभी मेरे कदम रुके नहीं है। उर्मिला जी, बीएड करने के बाद में मास्टर बनना स्वीकार नहीं किया, लेकिन सुसाइड की तरफ भी कदम आपके चल पड़े थे, जैसा आप बता रहे हैं। सुसाइड करने का मन जो आपने बताया है, लेकिन ऐसे समय में जो मॉरल सपोर्ट की आपको जरूरत पड़ी है, वो मॉरल सपोर्ट किस व्यक्ति ने आपको देने का कार्य किया है कि नहीं आप कामयाब हो जाएंगे, चलते रहिए, बस चलते रहिए? देखिए, अगर मैं बेबाकी से कहूँ तो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है बोलने में। आज मेरे जो हस्बैंड है, हम सेपरेट हो चुके हैं, तो जाने अनजाने में उन्होंने उस वक्त मेरा बहुत साथ दिया और मुझे हिमाचल मंडी लेके गए, मेरा इंटरव्यू करवाया मुकेश शर्मा ने, और फिर मैंने वहाँ से डिप्लोमा किया। श्रीराम सेंटर रेपेट्री एस्टेब्लिश में एक्ट्रेस के रूप में मैंने काम किया, और दूरदर्शन की एक ग्रेड एक्ट्रेस रही। मैंने दूरदर्शन के लगभग 38 मैंने सीरियल्स किए, और लगातार मेरी जर्नी चलती रही। और ऐसा नहीं है कि मैं उस व्यक्ति को मैं नकार दूं, मैं नकार भी नहीं सकती, उसने मेरा साथ दिया है। अगर मैं आज इतने सारे मैंने सीरियल्स किए या मैंने फिल्म्स की है, तो बच्चों को रखा भी है, संभाला भी है। जब मैं शूटिंग पे जाती थी 15-15 दिन, 20-20 दिन बाहर जाती थी, तो वो क्या होता है कि जब तक हमारा जिसके साथ दाना पानी लिखा होता है, साथ लिखा होता है, तो वो रीजन कुछ भी हो जाता है सेपरेट होने का। तो वो बस यही कह सकते हैं कि अब हम सेपरेट है। मैं उस व्यक्ति को क्या कह सकती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चाहे किसी भी तरह से, लेकिन उन्होंने मेरा साथ दिया है, कदम से कदम वो बढ़ाकर मेरे साथ चले हैं। मुझे मतलब उन्होंने मुझे मॉरल सपोर्ट दिया है, उस व्यक्ति ने मुझे बहुत मॉरल सपोर्ट दिया है, इंडस्ट्री में मुझे बहुत सपोर्ट करा है। सर, ये पति को देना चाहते हैं, ये अलग बात है। आज आप जो अलग अलग अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन
अभी तक के जीवन में या कितने सीरियल्स, कितनी पिक्चर में आपने काम किया है? यादगार कौन सा सीरियल्स या पिक्चर आपकी रही है? अगर मैं सीरियल्स की बात करूं तो सीरियल्स तो मैंने बहुत सारे किए हैं। तलाक क्यों मेरा पहला सीरियल था और तलाक क्यों पे आकर मेरा सफर खत्म हो गया। इमोशनल हो रही है जीवन का, देखो एक गंभीर पड़ाव उसको। जी 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 बताइए। मेरा पहला सीरियल तलाक क्यों, जासूस विजय अंतरमन, खाटू श्याम जी, बहुत सारे मैंने सीरियल्स किए हैं। अथा इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया है, लेकिन जो एक दमदार जो कैरेक्टर जो मैंने किया है, अभी मैंने जो स्टार भारत पर किया था, अम्मा के बाबू की बेबी, वो मेरा काफ़ी अच्छा सीरियल्स हुआ, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो सीरियल हमारा बंद करना पड़ा और वो सीरियल रोक दिया गया। नेगेटिव लीड में थी मैं, उसकी वजह से मुझे अच्छे अवार्ड्स भी मिले और आप यूट्यूब पे देख सकते हैं स्टार भारत में। काफ़ी अच्छी मेरी भूमिका रही है, क्योंकि मैं नेगेटिव जो कैरेक्टर है वो मेरा नेगेटिव ज़ोन है। मैं अच्छा खेलती हूँ जब नेगेटिव जो मैं स्क्रीन पे खेलती हूँ। मैं थोड़ी-सी भावुक हूँ, लेकिन स्क्रीन पे नेगेटिव मैं अच्छा करती हूँ। जी। माने तो आप जो अमरीश पुरी बन जाती हो। जी, वो जी। कम्बो खुश होता है कई बार आपको लेके। चलिएगा, अभी बताइए यादगार आपका जो है कोई सीरियल्स या कोई पिक्चर अभी तक जो आपने की हो, वो आपके लिए दिल को छू, दर्शकों को कुछ हुआ है लेकिन आपके दिल को भी जिसने छूने का कार्य किया है? ऐसी तो कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि हर पिक्चर को मैं, कोई भी मैं फ़िल्म करूँ उसको मैं किरदार को जीती हूँ, क्योंकि किरदार जीना इतना आसान नहीं है। अपने आप को मार के दूसरे का किरदार जीना पड़ता है। क्योंकि मैं उर्मिला नहीं हूँ, उस समय मुझे भूल जाना पड़ता है कि मैं उर्मिला नहीं हूँ और मैं वो किरदार हूँ जो वो मैं किरदार कर रही हूँ, स्क्रीन पे जो मैं काम कर रही हूँ। तो यही कह सकते हैं कि मैं तो सभी को वो देती हूँ, सभी का मैं सम्मान करती हूँ, सभी प्रोड्यूसर्स का, सभी डायरेक्टर्स का, सभी ने मेरे साथ अच्छा कार्य किया और मेरे से अच्छा कार्य करवाया है। तो मेरे लिए तो सारी ही फ़िल्में अच्छी हैं और लगभग मैं अगर हरियाणा की मैं फ़िल्म की बात करूँ, मैं 2 बच्चों की माँ होने के बाद भी मैंने एज़ ए हीरोइन मैंने लगभग 40-45 मैंने फ़िल्में की हैं और धार्मिक फ़िल्में उसमें बहुत सारी हैं। जय दुर्गा शाकुंभरी माँ कह लो, जय ज्वाला माँ कह लो, शाम के दरबार में इंसाफ मिलेगा, शाम का दीवाना, बालाजी का इतिहास और मतलब अथाह फ़िल्म्स की हैं, सीडी फ़िल्म्स मैंने बहुत की हैं। मतलब एक टाइम में ये था कि मैंने अपने नाम का पूरा परचम लहरा दिया था हरियाणा में। हाल फिलहाल में आप दर्शकों को क्या परोसने जा रही हैं? देखिए, अभी जो हाल-फिलहाल में जो मैं ये जो कल फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, आखिर पलायन कब तक, ये जो बड़ा ही एक ऐसा मुद्दा है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसे बड़े से बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स छेड़ना नहीं चाहते। पलायन कब तक, जैसे ना आखिर पलायन कब तक अपने आप में सब्जेक्ट बोल रहा है और पलायन क्यों करना पड़ता है। एक बोर्ड होता है वक्फ बोर्ड, इस बोर्ड के चलते हुए हम क्या करते हैं कि जो सत्ताधारी लोग होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं, मजलूम लोगों के ऊपर वो अपना वक्फ बोर्ड लगा के और बोल देते हैं कि ये ज़मीन अल्लाह के नाम हो गई। और फिर इसमें क्या होता है, इस बोर्ड में क्या होता है कि जब हम उस ज़मीन के लिए शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो पुलिस में भी उसकी सुनवाई नहीं होती। उसकी सुनवाई उसी बोर्ड में होती है, हमको साबित करनी पड़ती है कि भाई ये हमारी ज़मीन है। अब समझिए कि हमने किसी मज़लूम की ज़मीन कब्ज़ा ली, है ना? किसी सत्ताधारी आदमी ने, तो उसके पास खाने के ऑलरेडी पैसे नहीं है, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएगा? तो इस तरह से क्या होता है, उनकी जब ज़मीन कब्ज़ा ली जाती है, तो उनको पलायन करना पड़ जाता है। और ये जो मेरी स्टोरी है आखिर पलायन कब तक, एक सत्य घटना के ऊपर आधारित है कि किस तरह से हमारी ज़मीन को कब्ज़ा लिया जाता है, सब चीज़ें, पूरा मोहल्ला मुस्लिम हो चुका होता है, सब पलायन कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी जो मेरे हस्बैंड एज़ द सुनील की भूमिका जो राजेश शर्मा जी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं, अगर हम यहाँ से चले, वंदना वंदना मेरा नाम है उसमें, कि अगर हम चरित्र, मेरा कैरेक्टर का नेम है कि वंदना, अगर हम चले गए तो हमारी दुकान सब चीजें कब्जा लेंगे। लेकिन फाइनली क्या होता है कि सब चीजें वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, बहुत चीजें हमें पलायन करना पड़ता है। तो इसमें बड़ा ही मार्मिक और बहुत ज्यादा भावुक और बहुत ज्यादा सेंसिटिव मेरा इसमें रोल है। शी इज अ वेरी केयरिंग, मतलब मदर, अपने बच्चों के लिए बहुत केयर करती है। जी। लोकसभा चुनाव से पहले आप किस तरह की पिक्चर आ रही है, आखिर पलायन क्यों? जी। क्या लोकसभा चुनाव में इसका कोई संदेश जाने का कार्य होगा? दूसरा, ये पिक्चर किस जगह से, आपने रियल स्टोरी बताई है, किस जगह की स्टोरी आप को फिल्म बनाने का कार्य किया है? देखिए, अब जैसे लोकसभा का चुनाव आ रहा है, आखिर पलायन कब तक, अभी
कल परसों भी आप देख रहे थे, पूरी डिबेट टीवी के ऊपर चल रही थी। अभी हमारा जो हल्द्वानी वाला मैटर हुआ, आपने देखा होगा। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के वहाँ उत्तराखंड में जो अभी मज़ार, जब वो अवैध मज़ारें थी, तोड़ने के लिए बुलडोज़र गए, तो किस तरह से उपद्रवियों ने किस तरह से आतंक मचाया, किस तरह से एक रणनीति बनाई गई पूरे देश के अंदर दंगे करने के लिए। तो ये एक गर्म मुद्दा है। ये जो फ़िल्म का जो सब्जेक्ट है, अपने आप में इस समय ट्रेंड में चल रहा है, गर्म मुद्दा है, चल रहा है, और जबकि इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। और अभी कोशिश कर रहे हैं माननीय मोदी जी और योगी जी, इसी सब्जेक्ट के ऊपर, अभी सब्जेक्ट तो खैर मेरे फिल्म का है, इसी आम आम जीवन में इसको रोक कर रहे हैं। क्योंकि चाहे बाबरी मस्जिद कह लो, या अभी हमारा राम मंदिर का हम वो केस जीते हैं, या अभी अभी वो जो भी चल रहा है, ये सारी चीजें चल रही है, बनारस का चल रहा है या मथुरा का, ये सारी चीजें इसी इसी वक्फ बोर्ड के उसमें मुद्दे पे है कि किसी भी मंदिर के ऊपर वक्फ बोर्ड लगा दिया गया और बोल दिया गया कि ये जमीन हमारी है। अब आप साबित करते रहो कि भाई ये मंदिर हमारा, हिंदू का है। और जबकि अगर मैं कहूँ तो हिंदू और मुस्लिम अभी कुछ नहीं है। मैं कलाकार हूँ, मैं सभी तरह के चरित्र जीती हूँ, मुस्लिम कैरेक्टर भी जीती हूँ, हिंदू कैरेक्टर भी जीती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं यही बोल सकती हूँ कि धर्म कभी नहीं मरता, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, कोई भी हो, हमेशा इंसान मरता है। और जब एक इंसान मरता है तो उसकी इंसानियत मर जाती है इन दंगों के बीच में। और सपोज करो आप हो, आपको कुछ उपद्रवी और आपको कट्टरपंथियों ने भड़का के अपने एक ग्रुप में शामिल कर लिया, और ईश्वर ना करे आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, तो आपका पूरा परिवार सर्वाइव करता है। तो मैं तो इस आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि जो हम आपस में लड़ाई झगड़ा कर कर सबके सब रहते हैं, और हिंदुस्तान तो वैसे भी प्यार का और एकता का प्रतीक है, और यही कह सकते हैं कि हमको सबको आपस में मिलकर रहना चाहिए। रही लोकसभा की, तो लोकसभा पे तो ये फिल्म बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगी, बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट जाएगी, क्योंकि करंट मुद्दा है। और आपको पता है कि आजकल मैं खुद भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। और जी, इस पिक्चर का कोई वो डायलॉग जो आपको बहुत पसंद आया हो? हाँ, एक इसमें मैं अब मेरा हस्बैंड आता है बाहर से, बदरुद्दीन नाम का उसमें एक कैरेक्टर है, तो मैं बोलती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि आप बदरुद्दीन भाई साहब से बात कर लीजिए ना, कि वो हमारी ज़मीन खरीद ले। और ज़मीन बेचने की बात चल रही है, लेकिन इनको तो खरीदनी नहीं है ना, उनको तो कब्ज़ा नहीं है, कब्ज़ा नहीं है। तो मैं उसको बड़ा ही सेंसिटिव, मैं वो बहुत ही ज़्यादा, वो सीन आएगा फ़िल्म के अंदर कि बड़ा ही मैं उनके कंधे पे हाथ रखती हूँ सुनील जी को, और मैं कहती हूँ कि चलो, कि अब हम यहाँ पर सेफ नहीं है। तो वो कहते हैं मैं कैसे चला जाऊँ? मुझे सुनील जी बोलते हैं, राजेश शर्मा जी बोलते हैं कि वंदना कैसे चले जाएँ अपनी दुकान बेच के, सब चीज़ें बेच के। मतलब ये आसान नहीं है, क्योंकि आज मैं इस घर में रह रही हूँ, आप समझ सकते हैं। जब हम एक घर में रहते हैं, एक घर में पैदा होते हैं, उस घर को सजाते हैं, उसकी दीवारों से हमारा रिश्ता हो जाता है, और अचानक अचानक हमारी ज़िंदगी में ऐसी त्रासदी आ जाए कि हमको सब कुछ छोड़ के जाना पड़ जाए। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे दिल पे क्या बीतती होगी उस समय। पर्दे पे कब तक आ रही है आपकी पिक्चर? देखिए, पर्दे पे हमारी कल रिलीज़ हो रही है, ऑल ओवर इंडिया। इसकी स्क्रीनिंग कल मुंबई में हो चुकी, और बहुत सारे मेरे पास कॉल्स आए हैं, बहुत सारे कॉल्स आए हैं, लगातार कॉल्स आ रहे हैं कि मतलब मैंने अच्छा काम किया है। और बड़ा अच्छा लगता है जब कोई आपके काम की तारीफ़ करता है, तो बहुत खुशी होती है अंदर से, तो ये कह सकती हूँ मैं। चलिए चलते हैं रुपेले पर्दे की तरफ। रुपेले पर्दे की अगर हम बात करें, रुपेले पर्दे के पीछे का वो दृश्य जो नेगेटिव दृश्य माना जाता है, जिसको समाज जानना चाहता है, जो अभी भी पर्दे के पीछे छिपा हुआ है, क्योंकि आप कैरेक्टर रोल कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। दर्शक जानना चाहता है, देश जानना चाहता है, नेगेटिव जो चीजें आती है, इफेक्ट जो आता है वहां से, बॉलीवुड का नेगेटिव इफेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, बॉलीवुड का जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव जो है, लोग कहते हैं जब हम छोटे शहरों से जाते हैं तो हम बोलते हैं कि कास्टिंग काउच में फँस जाएँगे, कॉम्प्रोमाइज़ में फँस जाएँगे। वहाँ जाते हैं तो डायरेक्टर के नीचे निकल के जाना पड़ता है, प्रोड्यूसर्स के नीचे निकल के जाना पड़ता है। जिस शब्दों का मैं बोल रही हूँ, आप समझ रहे हैं ना? ऐसे थोड़े ना। अगर मैं आज इस जगह बैठी हूँ, इतना मैंने क्या ये सच है? चर्चा होती है, क्या ये सच है जो आप कह रहे हैं? मैं बताती हूँ। बहुत सारे लोग पीठ पीछे बोलते हैं, अरे आज मुंबई में नाम कमा रही है, सब कुछ कमा रही है, ऐसे थोड़े ना अभिनेत्री बन गई होगी, ऐसे थोड़े ना एक्ट्रेस बन गई होगी, 10 के नीचे निकल के गई होगी। ये लोगों के, आम लोगों की, जनता की सोच है। लेकिन मैं आम जनता की बारे में मैं जो सोच है उसको बदलना चाहती हूँ। और बहुत सारी लड़कियां इस तरह की चीजें सोचती भी हैं, अरे कोई नहीं, घर से लड़ाई होगी, मुंबई चले गए, मुंबई भाग गए, और किसी के साथ कंप्रोमाइज करेंगे, किसी डायरेक्टर के साथ सोएंगे, और हमको बड़ी फिल्म मिल जाएगी। तो मैं उन सभी, जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बेटियां हैं, जो अपने माँ बाप की इज्जत है, मैं उन सभी के लिए संदेश देना चाहती हूँ कि अगर वो ये मानसिकता लेके मुंबई जाती है तो कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकती। समझ रहे हैं ना आप?
वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि वो इस्तेमाल भी होंगी और कभी उनके जिंदगी में नाम नहीं होगा। उनको सिर्फ जस्ट यूज एंड थ्रो कर दिया जाएगा, इस्तेमाल करेंगे उनको और फेंक दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना आपको बात को? क्योंकि एक में रुपैले पर्दे की, कहते हैं ना, मुंबई चकाचौंध की जिंदगी है, चकाचौंध की लाइफ है। लाइटें ऐसे चमचमाती है कि आपकी आंखें चुंधिया आ जाती हैं जब आप मुंबई उतरते हैं। जब एक छोटे से शहर से जाते हैं, आप वहां के एक बड़े, उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं, वहां के स्टेशन पे उतरते हैं, यहाँ के एयरपोर्ट्स पे उतरते हैं, तो मुंबई का एयरपोर्ट से एक अलग तरह का एयरपोर्ट बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत है मुंबई का एयरपोर्ट भी। तो हम सोचते हैं, अरे भाई, हम तो किसी के साथ भी, हमें तो ईश्वर ने एक ऐसी चीज दे रखी है, औरत को, सामने वालों को अट्रैक्ट करो और उसको अपनी तरफ खींचो और हम काम निकाल लेंगे। लेकिन मैं सभी लड़कियों के लिए, लेडीज के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर वो ये सोच लेकर मुंबई जाएंगी तो ये माँ सरस्वती के साथ वो धोखा करेंगी। क्योंकि अभी कल बसंत पंचमी गई है, मैं आपको बताऊं, आप अगर ये जो काम करेंगे, ये जो एक्टिंग का काम है, अभिनय का काम है, या एज ए कैमरामैन का हो गया, डायरेक्टर का काम हो गया, किसी भी चीज का इस फील्ड से रिलेटेड काम हो गया, तो ये साधना है। अभिनय जो है साधना है, और अगर आप इसको साधना समझ के ही आप जाएंगी तो साधक तभी बनेंगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। और अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ, उस बालाजी महाराज का, महाकाल जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है कि मेरे सामने इस तरह की कभी चीजें नहीं आई। या तो ये कह दो कि मेरा खुद का व्यक्तित्व थोड़ा बड़ा एकदम बोल्ड है, कि सामने वालों को जो मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है वो एक इस तरह का इंप्रेशन पड़ता है, बहुत एकदम। अगर हम बात करें मुंबई की या बॉलीवुड की, अगर हम बात करें, जो बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, अभी लड़कियों का आपने जिक्र किया है, जिस तरह लड़कियों को जो है पर्दे पे लाया जा रहा है, उसको लेके आप कैसी सोच रखती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पर्दे पे लाया जा रहा है, सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं कि पर्दे पे जिस तरह की चीजें हैं, मैं एक्ट्रेस भी हूँ, मैं नेत्री भी हूँ, अभिनेत्री भी हूँ, नेत्री भी हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं अभिनेत्री हूँ। तो मैं दोनों पक्ष आपके सामने रखूंगी। अभिनेत्री के माध्यम से मैं कहूँ, और कि इस तरह का काम जो कर रही हैं, वेब सीरीज कर रही हैं, या इस तरह की छोटी छोटी यूट्यूब पे वेब सीरीज आ रही है, बड़ी वल्गर आ रही है, बीच में आती हैं, जब हम फेसबुक चलाते हैं तो उनके एड्स आने शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारी अब आने वाली जनरेशन है, 16-17 साल के बच्चे हैं, वो सुरक्षित नहीं है। वो उनको क्या उत्सुकता होगी कि हम इसको क्लिक करें। ये क्या होता है कि हम उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करते हैं, उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हम इस तरह की वल्गर चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है, उसमें दिखा रहा है कि बहू के संबंध ससुर से बन गए, नौकर से बन गए। आप मतलब क्या महिलाओं को आपने क्या मतलब गाजर मूली समझ लिया है क्या, कि काटो और पुरुष को परोस दो? या घर के रिश्तों का आपने मतलब तार तार कर दिया? कोई शर्म या मतलब हया नहीं रही है क्या, जो आप इस तरह की फिल्मों में परोस रहे हो? ये मैं एज ए अभिनेत्री भी बोल रही हूँ और एज ए नेत्री भी बोल रही हूँ कि हमारी संस्कृति और सभ्यता का बिल्कुल सर्वनाश किया जा रहा है, और लोग सोचते हैं कि ऐसा ही होता होगा। उससे क्या होता है, ये जो इस तरह की फिल्म्स दिखाई जा रही है, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, जो आजकल की जनरेशन है वो फिर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, वो फिर रिश्ते तार हो गए हैं। वो कहते हैं ना, कलयुग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और ये कौन बढ़ा रहा है? ये हमारा जो इस तरह का जो मीडिया है, जो गलत हमें चीजें परोस रहा है। तो मैं तो सबसे पहले ये कहती हूँ कि अगर मैं कल को कुछ पद प्रतिष्ठा मुझे सबसे ज्यादा मिल गई, तो मैं तो सबसे पहले माननीय मोदी जी से कहूंगी, सबसे पहले तो ये सारी चीजें बैन करनी चाहिए। जैसे पहले के सीरियल्स आते थे, हम सब एक साथ बैठ के देखते थे, माँ बाप बहन भाई सब। हमें पता है, हमारा छोटा सा एक टीवी होता था, ट्यूब वाला टीवी होता था, उसको कम से कम 10 मिनट पहले चलाना पड़ता था। आप वो ऐसे धीरे धीरे चलता था, और हम सब ऐसे बैठ के देखते थे, नीचे चादर बिछा के सबके सब, और गली मोहल्ले के भी सब आ जाते थे। तो वो साफ सुथरी फिल्म्स होती है, साफ सुथरे सीरियल्स होते हैं। आप लेकिन आजकल के सीरियल्स में भी आप देखो, बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल्स परिवार दिखा रहे हैं, बड़े ग्लैमर्स वो दिखा रहे हैं, कपड़े बहुत ज्यादा एक्सपोजेस दिखा रहे हैं, बड़े बड़े। मैं किसी भी प्रोड्यूसर्स का नाम नहीं लूंगी, कभी किसी बड़े प्रोडक्शंस का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि मैं खुद वेल एक्ट्रेस हूँ। लेकिन ये चीजें बंद करनी चाहिए। हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, वो हमारा जो परिधान है, वो साड़ी और ये सब चीजें जो बनाई गई है, उन्हीं को मर्यादा में रखते हुए बनाई गई है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सेंसर बोर्ड अपनी भूमिका अदा नहीं कर रहा है? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी, क्योंकि सेंसर बोर्ड को बहुत ज्यादा छूट मिल गई है। सेंसर बोर्ड को लेकिन हमारी जो फिल्म है, बड़ी ही साफ सुथरी और बड़ी ही अच्छी फिल्म बनी है, नीट एंड क्लीन, और सेंसिटिव सब्जेक्ट है बहुत ही। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि वेब सीरीज ने बहुत माहौल खराब कर दिया है। प्रॉपर न्यूड दिखा रहे हैं, और मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि आई हेट वेब सीरीज। मैं इस तरह की वेब सीरीज से बहुत नफरत करती हूँ। अच्छी भी वेब सीरीज आ रही हैं, आर्ट मूवी की तरह वेब सीरीज आ रही है, बड़े बड़े एक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इस तरह गंदी परोसी जा रही हैं, जिससे हमारी आने वाली जनरेशन पूरी खत्म होती जा रही है। अभी आपने जो टीवी का जिक्र किया है, बैठने का जिक्र किया है, पूरा मोहल्ले पड़ोस का जिक्र किया है,
लेकिन पहले ये यादगार चीज़ें आती थी, चाहे वो सीरियल्स रहे हो, हम लोग जी। रहे हो, सीरियल्स आता था, हम लोग रामायण आती थी, महाभारत, तमाम चीज़ें आई हैं ऐसे टीवी की अगर हम बात करें, पिक्चरें यादगार आती है। लोग बाग जब भी एकांत में होते हैं, गुनगुनाते हैं, गाने गुनगुनाते हैं, उनके डायलॉग्स गुनगुनाते हैं, उनको रिपीट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन क्या वर्तमान परिवेश में बॉलीवुड वो परोस रहा है जिसकी लोगों को आवश्यकता है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया ना कि बॉलीवुड तो अभी अगर मैं एट प्रेज़ेंट मैं कहूँ कि स्थिति परिस्थिति ऐसी चल रही है, बॉलीवुड वो परोस रहा है जो हम देखना चाह रहे हैं। जी। सबसे पहले तो हमारे बच्चों के ऊपर ही कमांड नहीं है। हुँ। नहीं है। और बच्चों के ऊपर कमांड क्यों नहीं है? क्योंकि पहले हम सुनते थे। जी। लेकिन आजकल के जो पेरेंट्स हैं अगर अपने बच्चों से ऊँची आवाज़ में बात कर ले तो जी। पेरेंट्स को लगता है कहीं बच्चे हाथ ना उठा दें। हुँ। अपनी इज़्ज़त अपने हाथ अपनी में। इज़्ज़त अपना है। तो माहौल आज तो वहाँ पहुँच गया और अगर हम घर से लेट हो जाते थे कभी पहुँचने में तो समझ लो पापा से पिटाई होनी ही होनी है। मतलब बेबाकी से पिटाई कर देते तो पूछते नहीं थे। वो अगर माहौल 10 कुछ मिनट होता, वो माहौल कुछ और था, चाहे मामा, चाचा, ताऊ सब बैठे हैं उसके सामने उसकी सर्विस मतलब सर्विस हो जाती थी हमारी तो। हफ्ते में एक बार तो सर्विस हो जाती तो माँ-बाप ये नहीं देखते थे लड़की है लड़का, सर्विस हो जाती थी। आजकल के बच्चों को अगर आप ऊँची आवाज़ में भी बात कर लोगे तो बच्चों ने क्या एक ट्रेंड अपना लिया है कि डॉक्टर भी बोलते हैं डिप्रेशंस में हैं, सुसाइड का वो कर लेते हैं, सब चीज़ें इस तरह के केसेस निकल के आ रहे हैं तो माँ-बाप भी थोड़ा डरते हैं ये सब चीज़ों में। लेकिन क्या है कि बच्चों को काउंसलिंग भी करना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को संस्कार देने बहुत ज़रूरी हैं इस तरह के। मेरे बच्चे नो डाउट एक देहरादून पढ़ता है, एक दिल्ली पढ़ता है, लेकिन मेरे बच्चों में संस्कार बहुत ज़्यादा है। इतना है कि अगर अब अभी मेरे बच्चे आपके सामने आएँगे तो तुरंत पैर छुएँगे, तुरंत वो सब चीज़ें मेरे बच्चों में हैं, अभी भी। और मतलब मैं अभी वो क्या बोलूँ मतलब इस चीज़ से मुझे खुशी है उनकी, ठीक है। नई जनरेशन के लिए क्या करना चाहिए कि जिससे वो एक अच्छा अभिनेता बन सके, उसके अंदर क्या विशेषताएँ होनी चाहिए और उसको उन चीज़ों का क्या ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों से उसको बचना चाहिए? नई जनरेशन की अगर हम बात करें। अगर मैं नई जनरेशन की बात करूँ तो सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम क्या सोचते हैं कि हमने 2-4 रील्स बना ली, टिकटॉक्स बना ली और ये सब, अरे हम तो भैया वायरल हो गए, हम तो एक्टर बन गए। लेकिन एक्सप्रेशंस गाने पे देना अलग बात है और जब कैमरे के सामने बोलना पड़ता है विद एक्सप्रेशंस, अपने आप को भुला के, जैसे मैंने कहा दूसरे का जीवन जीना, इट्स नॉट ए ईज़ी जॉब। ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपने आप को भूल के किसी दूसरे की ज़िंदगी जीना, कि मैं उर्मिला नहीं हूँ, मैं सुनील की पत्नी हूँ, राजेश शर्मा की पत्नी हूँ, वंदना मेरा कैरेक्टर है, मेरे घर में क्या त्रासदी आ रही है। जबकि उर्मिला तो एक खुश मिजाज है, हँसती रहती है, लेकिन नहीं, वहाँ मुझे ठहराव लाना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें। लेकिन आजकल की जनरेशन तो ये कहते हैं, अरे पापा देखो ना आप 1 मिलियन व्यू आ गए हैं, बॉम्बे भेजो मुझे। यही होता ना कि बॉम्बे भेजो, पढ़ना लिखना है नहीं, कुछ चीज़ें पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है कि शेक्सपियर ने क्या लिखा है, किसने क्या लिखा है, कोई लिटरेचर नहीं पढ़ना, प्रेमचंद की कहानियाँ नहीं पढ़नी या मंटो नहीं पढ़ना, कुछ जितने बहुत सारे इस तरह के राइटर्स हैं उनको पढ़ना लिखना नहीं है। बस हमारी तो रील्स बन गई और हमको तो मुंबई का बस अटैच ही लेना और मुंबई भागना है और काम करना है। लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसको जीवन को जीना ज़रूरी है, अपने आप को सुनना ज़रूरी है, कान बंद करके अपनी एक्सप्रेशंस, अपनी वॉइस सुनना है, वॉइस एक्सरसाइज करनी है, इन सारी चीज़ों पे आपको काम करना है, तभी आप सफल हो पाएंगे। अन्यथा बट ठीक है, फिर आप टिकटॉक स्टार ही बनकर रह जाएंगे, आप जीवन नहीं जी पाएंगे, पर्दे का जीवन नहीं जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। वो आप एक चीज़ कर लेंगे, 2 चीज़ कर लेंगे, तीसरे दिन आप खाली बैठ के फिर घर आ जाएंगे। उर्मिला ने जो संजोया था, सपना जो संजोया था, क्या वो मुकाम आपने हासिल किया है या अभी भी कोई महत्वाकांक्षा मन में है अभिनेत्री के रूप में? देखिए, अभिनेत्री के रूप में तो मैं कहूँ कि मैंने काफ़ी काम कर लिया है और अब जो मेरी इच्छा हो रही है, अभी एक सब्जेक्ट को लेके हम एक फ़िल्म पे काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। अब जो मेरी अब इच्छा है कि एक मैं एज़ ए प्रोड्यूसर काम करूँ और मेरा अपना एक बैनर है, हमने बनाया है और उसके बैनर के तले जल्दी हम एक फ़िल्म की तैयारी कर रहे हैं, वो आएगी। और आपको जैसे आपने बोला एक नेत्री और साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रही हूँ कि एक छोटी-सी सेवक हूँ और सेवा करती रहूँ, तो बस यही है क्योंकि माननीय मोदी जी और योगी जी की नीति रीति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। जी, क्या हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि बॉलीवुड की जो रीति नीति या नेगेटिव थिंग्स पर्दे के पीछे, क्या आप उनसे बच के काम करेंगे अपने बैनर के साथ में? जी हाँ, मैं खुद एक महिला हूँ और मैं महिला की जो भी है, महिला की भावनाओं को समझती हूँ, भावना के इमोशन और इमोशंस को समझती हूँ कि एक महिला के इमोशंस कैसे होते हैं। बहुत सारी मैंने अभी आपको पहले वाला रूप दिखाया कि बिस्तर पे इस्तेमाल हो जाती है, कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं सब चीज़ें, लेकिन मैं उसके पीछे भी मैं आपको बताती हूँ वजह क्या होता है, शॉर्टकट।
हम शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, हम सोचते हैं कि शॉर्टकट है। लेकिन आप ये देखिए ना कि जिस व्यक्ति से आप प्रेम नहीं कर रहे हैं, प्यार नहीं कर रहे हैं, और आपको उस व्यक्ति के बिस्तर पे जाके सोना पड़े, तो मुझे पता है कि आप अपने आप को मार के अपनी जिंदा लाश कह के कि शायद मुझे ये फिल्म मिलेगी, शायद मुझे ये सीरियल मिलेगा, एक काम करने के लिए, दैट इज अ कंप्रोमाइज। वो कंप्रोमाइज कर रही है, अपने शरीर के साथ कंप्रोमाइज कर रही है, अपनी भावनाओं के साथ कंप्रोमाइज कर रही है। क्योंकि मैं ये कह सकती हूँ, अगर मैं सेक्स लाइफ के बारे में कहूँ, सेक्स वो होता है, ये भी सेक्स ही हो गया जो कंप्रोमाइज की अगर मैं बात कहूँ कि कंप्रोमाइज कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं। अगर मैं सेक्स की बात कहूँ तो सेक्स वो हो गया, सेक्स हम वो करते हैं जब हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ खुल के बात करना अच्छा लगता है, खुल के जीना अच्छा लगता है, दैट इज अ सेक्स लाइफ। लेकिन जब मैं जिस व्यक्ति को पसंद ही नहीं कर रही हूँ और उसके साथ मैं सो रही हूँ, दैट इज अ कंप्रोमाइज। चलिए, आपने ये योगी जी की, मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की बार बार आपने जिक्र किया है, लेकिन आप चर्चाओं में काफी रहे हैं। जब महापौर का चुनाव हो रहा था नगर निगम सहारनपुर को लेकर, आप चर्चाओं में काफी रहे हैं। आरक्षण बदल गया, आरक्षण आपके कैटेगरी का नहीं आया, लेकिन लोकसभा चुनाव की भी कोई आपकी तैयारी है? ये सवाल हुआ है कि ये भविष्य के लिए क्या हो सकता है, उसको लेके आप, क्योंकि एक नेत्री आप अभिनेत्री भी है और नेत्री भी है। हाँ। देखिए, लोकसभा का तो आप इंडायरेक्ट में घुमा के पूछ रहे हैं मुझसे, ये बुलवाना चाह रहे हैं आप। हाँ, जब मेयर का वो आया था कि आरक्षण मेरे उसमें नहीं आया था, लेकिन एक टाइम ये था कि जनरल सीट था कि महिला जनरल सीट आएगी, तो इसलिए मैंने दावा डाल दिया था। क्योंकि जब हम इंडस्ट्री में काम करते तो वहाँ कास्ट को लेके काम नहीं करते कि मैं दलित समाज से हूँ तो मुझे रोल मिलेगा, या मैं ब्राह्मण समाज से हूँ तो मुझे रोल मिलेगा, ऐसा नहीं है। वहाँ आपका टैलेंट ही बोलता है। लेकिन सहारनपुर में भी जब जनरल महिला सीट आई थी, तब भी मैंने दलित होने के नाते नहीं डाला था कि ये दौड़ है, इसमें दलित भी दौड़ रहे हैं, इसमें पिछड़ा भी दौड़ रहा है, दलित भी दौड़ रहा है, ब्राह्मण भी दौड़ रहा है, क्षत्रिय भी दौड़ रहा है, सब दौड़ रहे हैं, तो वो सब इक्वल है। लेकिन उसमें मेरे लिए खुशी की क्या बात थी कि टॉप 3 में मेरा नाम आ गया था, कि भाई इतना ये था कि जनरल पे भी शायद हम उर्मिला को लड़ा सकते हैं। हाँ, उस समय क्या है कि कोई बात नहीं, हमारे भाई साहब मेयर बने हैं तो समझ लो हम मेयर बन गए, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, रही लोकसभा की बात, तो हम तो याचक हैं। वो कहते हैं ना कि एक बच्चा भी याचक होता है, एक बच्चा भी अपनी माँ से जब दूध मांगेगा तभी माँ उसको दूध देगी, अन्यथा वो काम में लगी रहती है। जब उसका बच्चा रोता है, गिड़गिड़ाता है, तभी माँ को लगता है कि बच्चा भूखा है। तो बस ठीक है, क्षेत्र में उतरना है, काम करना है, और सोच रहे हैं कि लोकसभा में दावा डाल दें। ताल कहाँ से ठोकी जाएगी? देखिए, जहाँ से पार्टी ऑर्डर करेगी, जहाँ से हाई कमांड हमें कहेगा क्षेत्र में उतरने के लिए। लेकिन फिलहाल तो जैसे भी, अब मैं अगर पार्टी का रूप कहूँ तो पार्टी ने तो हमें नगीना क्षेत्र, क्योंकि मैं नगीना क्षेत्र क्या है कि एक सुरक्षित सीट है, और मैं दलित हूँ, चमार जाति से हूँ, तो महिला हूँ, एक्ट्रेस हूँ, और फैन फॉलोइंग मेरी बहुत ज़्यादा है। तो समीकरण के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि नगीना लोकसभा मुझे मिलने वाली है। सहारनपुर जैसे छोटे शहर से वो नर्सरी जो बॉलीवुड का रुख करना चाहती है, उसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? नर्सरी मतलब जो नया यूथ जो जाके अभिनेता या अभिनेत्री के रूप में अपना को स्थापित करना चाहिए, उसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? देखिए, मैं तो उसके लिए यही कहूँगी कि अगर मेरे माध्यम से कोई जा रहा है तो मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। जैसे मुझे कोई फेसबुक से या किसी भी जगह से मुझे कांटेक्ट करते हैं कि मैम थोड़ा सा हमें बता दीजिए, तो जो जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं उनके मैं प्रोडक्शन हाउसेस के उनके नंबर दे देती हूँ। और अगर मैं एज ए प्रोड्यूसर में अब मैं आपको सबको सलाह दूँ, सहारनपुर वालों को, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब यहाँ के बच्चे मुंबई जाएं तो थोड़ा सा तैयारी करके जाएं। यहाँ बहुत सारी संस्थाएं हैं जो थिएटर में अभी सक्रिय रूप से काम कर रही है, जैसे रंग यात्रा होगी, इप्टा होगी, या जावेद खान सुरहा की अदाकार ग्रुप हो गया। इस तरह की बहुत सारी संस्थाएं खुली हुई हैं। तो जो कोई मतलब पैसे मतलब आपसे नहीं लेते किसी तरह की विधा सिखाने के, रंगमंच सिखाने के, एक्टिंग सिखाने के, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सिर्फ क्या है कि एक उनके अंदर जुनून है कि हमारा बच्चा परफेक्ट हो और जाए आगे बढ़े। तो मैं तो ये कहती हूँ कि उनके साथ जुड़िए, रंगमंच को जुड़िए, पहले समझिए, जीवन को जिए, चरित्र को जीने की कोशिश कीजिए कि जो भी चरित्र मिला है, और देन उसके बाद आप बिना तैयारी के आप मैदान में नहीं जाएं, चाहे वो कोई भी मैदान हो, चाहे वो राजनीतिक का क्षेत्र हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो। तैयारी रहेगी तो सफलता हाँ, अगर आप तैयारी के साथ उतरेंगे तो आप मार नहीं खाएंगे। बॉलीवुड के तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए आपका जीडी न्यूज़ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।